तो गाइस फाइनली अब इसके चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं। और आई नो गाइस इसके चैप्टर थोड़े धीरे धीरे आ रहे हैं, बट क्या करें यार, आप लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट ही नहीं कर रहे हैं मुझे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोडों को बनाऊं और लेके आऊं आपके लिए। तो अगर आप लोगों ने इसका अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले जाकर के उसे देख लीजिए। बाकी अगर ऑलरेडी देख रखा है तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि जुलियन की बात सुनने के बाद उससे कहता है इसे देख करके लग रहा है कि ये एक डार्क आर्ट है। कहने के साथ ही फिर हॉन्ग अपने मन में कहता है टेक्निक ओल्ड अकाउंटेंट्स की सेंट्रल रीजन से ली गई है, अगर इसके ओरिजिनल ओनर को ब्रिटिश सेक्ट के सभी लोगों ने मिलकर के मार डाला था। और हॉन्ग के ऐसे चेहरे को देख करके जुलियन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कुछ याद है। तो अब क्योंकि हॉन्ग जुलियन को कुछ भी बताना नहीं चाहता, इसलिए वो अपना मुंह बनाते हुए कहता है नहीं नहीं, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। कि इधर हॉन्ग को इस तरीके से मुंह बनाते हुआ देख करके जुलियन उससे कहता है कि बच्चे आखिर तो इस तरीके के एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। साथ ही हॉन्ग अपने मन में कहता है कि अगर ये वही पर्सन होने वाला है तो जैसी लग रही है जर्नी उतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली है। जबकि उसी वक्त हमें तभी उन ब्लेजर्स को दिखाया जाता है क्योंकि एनर्जी को वो लुटोरो का लीडर सोख रहा होता है। और तभी अगले ही पल हॉन्ग उसके पीछे आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि छोटे से मच्छर, अब तूने लोगों का कुछ ज्यादा ही खून पी लिया है, इसलिए अब रुक जाओ। तो अब इधर हॉन्ग को वहाँ पे देख करके वो लीडर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में हॉन्ग को पंच मारते हुए कहता है कि आखिर तू कौन है और आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की, और क्या तू मरना चाहता है? अगर नहीं चाहता तो यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और तभी दुलियान अपनी उंगली से एक बीम छोड़ता है क्योंकि उस बंदे के सीधे उस हाथ में जाकर लगती है जिससे कि वो पंच मार रहा होता है और वो हाथ वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। देख करके तो उस लीडर की फटके चार हो जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर वो जुलियन के सामने घुटनों के बल बैठ करके दर्द में चीख रहा होता है। जुलियन उससे कहता है कि अब तुझे इतने ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो अब इधर अपने लीडर की ऐसी हालत को देख करके तो बाकी के उसके सभी साथी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कि वो लीडर जुलियन की पावर्स को सेंस करते हुए घबराते हुए कहता है कि ये क्या, ये तो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर है। तो वो जुलियन के सामने झुकते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो। अब जुलियन उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम कहां से आए हो। वो बंदा जुलियन को बताता है कि मैं बेई किंगडम के रॉयल पैलेस में एक गार्ड हुआ करता था, लेकिन प्रिंस ने कुछ ऐसा देखने के बाद मुझे मौत की सजा दे दी जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था, मगर मैं इस तरीके से बेकार में अपनी जान को जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ भाग आया। तो तब जुलियन उससे आगे पूछता है कि आखिर तुमने क्या देखा और आखिर तुमने ये डार्क आर्ट कहाँ से सीखी। तो वो बंदा बताता है कि मैंने प्रिंस को कई बार पहाड़ों के पीछे से आते जाते देखा, लेकिन मेरे अंदर इस चीज की और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत नहीं थी। रही बात इस डार्क आर्ट की, तो मैंने ये डार्क आर्ट मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से सीखी थी जब मैं वहाँ से भाग करके आया था, मगर मुझे उसकी ओरिजिन का कुछ पता नहीं है। तो जुलियन उससे कहता है कि और उन्होंने तुमसे बिना कुछ मांगे तुम्हें ये सब सिखा दिया। वो लीडर कहता है कि उन्होंने मुझसे बस ये कहा कि मुझे खाली इस टेक्निक को यूज करना है और बाकी के सभी लोगों की एनर्जी, एसेंस और ब्लड को एब्जॉर्ब करना है, इसी तरीके से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते रहना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा उनकी इस बात को फॉलो करता रहा और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। तो अब ये सब जानकारी जानने के बाद में जुलियन कहता है ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारे एक्शंस इस हाल ही के क्राइसिस से भी मेल खा रहे हैं। अब इधर हॉन्ग तो अपने मन में कहता है कि ये टेक्निक उस बंदे की तरह ही बिल्कुल सिमिलर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो बंदा अभी भी जिंदा हो, और लेकिन फिर वो आखिर यहाँ पर वेस्टर्नलैंड में क्यों अपेयर हुआ है। अब जुलियन दोस्तों पूछता है कि लिटिल हॉन्ग आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो। अब क्योंकि हॉन्ग जुलियन को सब के बारे में नहीं बताना चाहता, इसलिए वो कहता है कि मुझे इसका कोई क्लू नहीं है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि अगर इस सारी क्लाइमेटिटी को करने वाला वही बंदा है तो फिर तो ये जुलियन जैसा एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर उस बंदे को रोकने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। और अब अगर ये जुलियन अभी पीछे नहीं हटता है तो फिर तो ये वेई किंगडम उसकी फाइनल डेस्टिनेशन बन जाएगी। इधर तभी हमें जुलियन की ओर दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बंदे के अंदर झांकते हुए कहता है चलो देखते हैं कि क्या तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। तो जुलियन के इतना करते ही उस बंदे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी जुलियन को उसके अंदर की सारी मेमोरीज दिखने लगती हैं कि वो सभी इवल कल्टीवेटर्स उस लीडर को ये सारी टेक्निक सिखा रहे होते हैं। तो इस सब के बाद तो वो बंदा बेहोश हो जाता है, जबकि जुलियन उस सबको देखने के बाद कहता है ये बंदा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था, मगर लेकिन इसकी मेमोरीज को चेक करके मुझे कुछ और चीजें उजागर हुई हैं, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द वेई किंगडम के रॉयल पैलेस जाने की जरूरत है। इतना कह करके जुलियन तो वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है, अगर हॉन्ग जाते जाते अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक चुटकी बजाता है। उसकी चुटकी बजाते ही वहाँ पे एक खतरनाक फायर रिलीज होती है, जिससे कि उस लीडर के सभी साथी वहीं पर मार जाते हैं। देख करके तो बाकी के सभी विलेजर्स इवन की जुलियन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि हॉन्ग एकदम बैडस लुक में जुलियन से कहता है कि मास्टर क्या मैंने कुछ गलत किया, ये लोग ऐसी तरीके से मरना डिजर्व करते थे। जुलियन तो उसे एकदम थम्स अप करते हुए कहता है कि नहीं नहीं तुमने बिल्कुल सही किया। कि बाकी के विलेजर्स का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि इमोर्टल हीरोज आपने हमारी जान बचा ली और इस दुनिया में से इवल्स को खत्म करके आप ही जस्टिस ला सकते हैं। विलेजर्स भी आपकी इस मदद को हमेशा याद रखेंगे। तो अब इसी के साथ में हमें अगला सीन ईस्टर्न
वेस्टर्न लैंड के वेई किंगडम के रॉयल पैलेस का दिखाया जाता है, क्योंकि अपने थ्रोन के ऊपर एम्परर वेई बैठे होते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं सिर्फ कुछ ही सालों में हमारी वेई किंगडम की 30% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और अगर ये आपदा इसी तरीके से चलती रही तो जल्द ही मेरा वेई किंगडम खत्म हो जाएगा। और मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार प्रोफाउंड हेवेंस एक्ट के इमोर्टल्स यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आएंगे कि नहीं। एम्परर और बाकी के सभी लोग तो इस बात के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि तभी उन लोगों की प्रिंसेस खुश होते हुए भागते हुए उनके पास आती है और कहती है कि फादर, मैंने अभी अभी 2 इमोर्टल्स को उड़ते हुए यहाँ पे आते हुए देखा है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर तो एम्परर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो? लगता है कि प्रोफाउंड हेवेंस एक्ट के इमोर्टल्स आ गए हैं। मिनिस्टर जल्दी करो, उन्हें लाने के लिए मुझे फॉलो करो। इतना कहकर के एम्परर और सभी मिनिस्टर्स जुलियन और होंग का स्वागत करने के लिए बाहर आ जाते हैं। फिर जुलियन एक शानदार एंट्री लेते हुए होंग से कहता है, लिटिल होंग कैसा रहा? क्या मेरी एंट्री अच्छी लगी तुम्हें? तो होंग कहता है कि मास्टर आई विश मैं ये कह सकता। साथ ही होंग चढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि ये कमीना लोगों की अटेंशन पाने के लिए क्या क्या करता है, मगर मजा तो तब आएगा जब तुम इस आपदा से फेस टू फेस टकराओगे। फिर उसके बाद मेरे पास मदद की गुहार के लिए तो बिल्कुल मत आना। एम्परर तो उन दोनों को देखने के बाद वार्मली ग्रीट करते हुए उनसे कहता है, इमोर्टल मास्टर्स आप लोगों का बेहद बेहद स्वागत है यहाँ पर। जुलियन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनसे कहता है, मैं हूँ ये जुलियन, प्रोफाउंड हेवेंस एक्ट की मिस्टी पीक का पीक मास्टर, और मैं यहाँ आपके यहाँ पर आई इस आपदा को ठीक करने के लिए आया हूँ। इसलिए अब यहाँ पर मेरे होते हुए तुम्हें डर के जीने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो वो एम्परर भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि इमोर्टल आपका बेहद बेहद शुक्रिया। अब हम सभी वेई किंगडम के लोग इमोर्टल मास्टर को अपना ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं। और इमोर्टल मास्टर अगर आपकी हमारे से कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज हमसे कह सकते हैं। तो जुलियन कहता है कि सबसे पहले तो मेरे लिए और मेरे डिसाइपल के लिए रेस्ट करने के लिए जगह बताओ। एम्परर उनको जगह दिखाते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं खुद आप लोगों को वहाँ पर लेकर के चलता हूँ। के बाद हमें जुलियन और होंग को उनके पीछे पीछे जाते हुए दिखाया जाता है कि तभी साइड पे हमें एक शैडो में एक बंदा दिखाया जाता है कि जुलियन और होंग को देखते हुए कहता है सिर्फ एक छोटा सा प्रोफाउंड हेवेंस एक्ट का पीक लॉर्ड अपने आप को कितना ज्यादा हाई और माइटी शो करा रहा है, मगर ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा। ये बंदा मेरे मास्टर को ऑफरिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो इसको एब्जॉर्ब करने के बाद में ब्रेक थ्रू करके डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की पीक पर पहुंच जाए। अब इसके बाद में हमें अंदर उन दोनों का सीन दिखाया जाता है कि जुलियन तो मस्त बिना किसी टेंशन के अंगूर खा रहा होता है कि उसे इस तरीके से देख करके होंग तो चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है, अभी थोड़ी देर पहले ये बंदा दूसरों के सामने कितना ज्यादा प्रॉपर जेंटलमैन बन रहा था, मगर अब देखो जरा ये कितना ज्यादा लेजी और नॉनसेंस हरकतें कर रहा है। मगर पता नहीं इतना ज्यादा आलसी होते हुए भी आखिर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को कैसे हैंडल कर पा रहा है। पर कोई बात नहीं, इसकी इस तेजी से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही इसको कल्टीवेशन में सरपास्ट कर दूंगा और फिर मैं बिना एफर्टलेसली इसे पूरी तरीके से क्रश कर डालूंगा। तभी जुलियन भी होंग को देखते हुए अपने मन में कहता है, लिटिल होंग बच्चे, तुम्हारी सारी की सारी वो तुच्छ सी स्कैमिंग जो तुम्हारे मन में चल रही है, तो सब कुछ मेरे सामने तो बिल्कुल बेकार ही है, और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि तुम मुझे अपने टारगेट की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो सोचते ही फिर जुलियन अपने जूतों को उतारते हुए होंग से कहता है, लिटिल होंग क्या तुम्हें ये जानने की जिज्ञासा है कि तुम्हारे मास्टर किस तरीके से कल्टीवेट करते हैं? तो सबसे पहले जाकर के मेरे लिए पैरों को धोने के लिए पानी लेकर के आओ, और फिर मैं जब बाद में पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कल्टीवेशन का सही रास्ता। ये सुनकर तो होंग बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? फिर वो अपने मन में कहता है, तो जैसा एक इस बंजर जमीन का छोटा सा कल्टीवेटर उससे ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि वो मुझे कल्टीवेशन करने की टेक्निक सिखाएगा। मेरे पुराने दिनों में यहाँ तक कि इमोर्टल्स भी मेरे पास में से कल्टीवेशन के लिए सेलेस्टियल टेक्निक की गाइडेंस के लिए आया करते थे, और बात की जाए किसी को सिखाने की तो इस चीज में मैं तेरा ग्रैंड मास्टर हूँ, ग्रैंड मास्टर। तभी जुलियन तो होंग से कहता है कि तुम अभी भी वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव नहीं करने चाहते? और तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग हो तो तुम्हें इस बात की तो अभी काफी ज्यादा होपिंग्स होगी। होंग अपने मन में आगे कहता है कि मैं अपने डीमन फ्लेम कल्ट सेक्ट का प्राउडेड लीडर हूँ, लेकिन फिर भी तुझे ये लगता है कि मैं तेरे पैरों को धोऊंगा? तो अब इधर होंग गुस्से में ये सब सोचते हुए जुलियन से कुछ आगे कहने वाला होता है कि तभी उनके पीछे से कोई आते हुए कहता है कि हॉनरेबल इमोर्टल्स, हमारे पास वेई किंगडम को लेकर के एक स्ट्रेंज सी न्यूज आई है। ये आवाज सुनकर के फिर जुलियन मुड़ते हुए कहता है कि आखिर कौन है वहाँ पर? वो आवाज वेई किंगडम के प्रिंस की होती है, जो कि जुलियन से कहता है कि मैं जाओ हैंग हूँ, वेई किंगडम का क्राउन प्रिंस। मैं यहाँ पे वेई किंगडम के सर्वाइवल को लेकर के आपसे बात करने के लिए आया हूँ, इसलिए प्लीज इमोर्टल मेरी बात सुने, ये एक अर्जेंसी है। तो अब जुलियन कहता है कि अंदर जाओ और बताओ कि क्या अर्जेंसी है। तब जुलियन का ऑर्डर मिलते ही क्राउन प्रिंस गेट खोल करके अंदर आता है और जुलियन और होंग को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या यही है वो लोग जिन्होंने कि उन बैंडिट्स को हराया? ये लोग दिखने से तो ऐसे लग रहे हैं कि ये इतने ज्यादा ब्रूटल होंगे, मगर
जो हुआ है वो केस बिल्कुल सच है। ये सब सोचने के बाद में क्राउन प्रिंस जुलियन के सामने झुकते हुए उससे कहता है, स्ट्रीम्ड इमोर्टल, मेरे पास एक सीक्रेट है जो कि मैं अपने फादर के सामने रिवील्ड नहीं कर सकता। मुझे इस सब को लेकर के डीमन स्काउट के ऊपर संदेह है कि वे किंगडम के रॉयल पैलेस के पीछे वाले माउंटेन से आते हैं और मैंने कुछ रात पहले कुछ ब्लैक डीमन बैट्स को देखा जो कि वहीं के एक केव के अंदर से आ रहे थे और हाल ही में हमारे महल की कई सारी नौकरानियां भी गायब हो रही हैं और मुझे यकीन है कि ये सारी घटनाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अब इस सारी दुविधा से सिर्फ आप ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए प्लीज मेरे साथ मेरे पीछे उन बैड डीमंस को देखने के लिए चलिए। अभी तो क्राउन प्रिंस की ये सारी बातें सुनने के बाद जुलियन अपने डिवाइन सेंस को एक्टिवेट करता है जिससे कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को एक ही बार में सेंस कर लेता है और अपने मन में कहता है, ओह मेरे डिवाइन सेंस के हिसाब से रेयर माउंटेन में कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब ये क्राउन प्रिंस झूठ बोल रहा है और हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर कोई अपनी इनफ स्ट्रेंथ के साथ में उसका साथ देते हुए मुझे चैलेंज देने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये सब सोचने के बाद में जुलियन फिर क्राउन प्रिंस से कहता है, ठीक है फिर चलो और मुझे उस केव में ले चलो और देखते हैं कि आखिर तुम क्या सीक्रेट छुपा रहे हो। तो फिर जुलियन अपने मन में भी कहता है कि ठीक है फिर चलो देखते हैं कि इसके पास में भी क्या क्या ट्रिक्स हैं। तो तब इधर क्राउन प्रिंस जुलियन से कहता है कि आपका बेहद बेहद शुक्रिया इमोर्टल, आइए इस तरफ आइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ वहाँ पे उस केव में ले जाने में। तब जुलियन के पीछे पीछे फिर घोंग भी आते हुए कहता है कि फाइन ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ बाद में डील करूंगा। इसके बाद फिर जुलियन और होंग दोनों ही क्राउन प्रिंस के पीछे पीछे जाने लगते हैं और तभी उन तीनों को जाते हुए वहाँ से क्राउन प्रिंसेस भी देख लेती हैं और अपने मन में कहती हैं, एक मिनट रुको, इसका मतलब मेरे बड़े भाई मेरे ब्रदर का बिहेवियर अब काफी ज्यादा अजीब होता जा रहा है और मेरे फादर ने भी उसे अनगिनत बार वार्न किया है फिर भी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और अब देखो तो सही वो इस तरीके से सीक्रेटली प्रोफाउंड हेवेंस एक्ट के इमोर्टल से मिल रहा है। जल्दी से इस बारे में फादर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो अभी के साथ में यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें अगला सीन पीछे के माउंटेन का दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस अपने पीछे पीछे जुलियन और होंग को उस केव में ले आया होता है जिसके बाद जुलियन क्राउन प्रिंस से कहता है कि क्राउन प्रिंस ये जगह उस जगह की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है जहाँ पे की बैड डीमंस रहते होंगे। तो फिर तब एक जगह पर रुकते हुए क्राउन प्रिंस कहता है कि हम लोग आ गए। तो फिर जुलियन भी उससे कहता है, अच्छा तो हम फाइनली उस जगह पर आ गए, तो फिर ठीक है अब तुम दिखा सकते हो कि आखिर तुम किस तरीके की ट्रिक्स को छुपा रहे हो। क्राउन प्रिंस घूमते हुए इवल तरीके से उन्हें घूरते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक मूर्ख बना पाऊंगा, लेकिन तुम लोग तो बड़ी ही आसानी से अपने आप ही मेरे पीछे पीछे आ गए और अब एंड पर भी तुम अपनी एबिलिटीज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हो, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो कि हमेशा कोई ना कोई तुमसे स्ट्रॉन्गर, तुमसे ज्यादा हायर होता ही है। तो कहते ही फिर क्राउन प्रिंस अपने साथियों को सिग्नल देने के लिए उस जेट को तोड़ देता है और आगे जुलियन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें रोक लोगे? ये जुलियन प्रोफाउंड हेवेंस एक्ट के पीक मास्टर, तुम इस भ्रम में हो कि तुम एक इमोर्टल हो जो कि हमें रोक लोगे? मगर नहीं, आज के दिन ये जगह तुम्हारी मौत की जगह बनेगी। तो कहते ही वहाँ पे कई सारे डिमोनिक कल्टिवेटर्स आने लगते हैं। आते हुए देख करके क्राउन प्रिंस भी इवल से स्माइल हंसते हुए कहता है कि एल्डर्स अब टाइम आ गया है इन्हें एक्शन करके दिखाने का। तो तभी वो सभी लोग जुलियन और होंग को पकड़ करके एक साथ मिल करके 5 फोल्डिंग बाइंडिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और उस फॉर्मेशन से जुलियन और होंग को घेर लेते हैं। ब्लड नेडेड सेक्ट का वो एल्डर कि एक लेट नेशन सोल स्टेज का कल्टिवेटर से कहता है कि ये जुलियन प्रोफाउंड हेवेंस एक्ट के पीक मास्टर, तुमने खुद से अपना ये नाम कमाया है और तुम्हारी ये बात काफी ज्यादा रिमार्केबल है कि एक छोटे से पीक मास्टर ने आखिर एक नेशन सोल स्टेज के डीमन किंग को भी मार डाला। इस 5 फोल्डिंग बाइंडिंग फॉर्मेशन के अंदर से तो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर भी मुश्किल से ही बाहर निकल पाएगा। क्राउन प्रिंस से कहता है कि सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम करो और ये बात याद रखना कि तुम लोगों को इन्हें ज्यादा जख्मी नहीं करना है। ये लोग अभी हमारे मास्टर के लिए काफी ज्यादा काम आएंगे। यही बात है उस रेड कपड़े वाली वुमेन की, तो उसकी कल्टीवेशन कृपल कर दो क्योंकि उसके बाद मैं उसके साथ कुछ मजे करना चाहता हूँ। क्राउन प्रिंस की ये बात सुनकर तो होंग बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने खतरनाक किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है कि तूने अभी अभी क्या कहा। इसी के साथ फिर होंग अपनी फुल पावर के साथ में उस बैरियर के ऊपर अपनी फायर एनर्जी से अटैक करने लगता है और कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस मैटर में ज्यादा कुछ भी करूंगा, मगर अब तुम लोगों ने अपनी लाइन को ज्यादा ही क्रॉस कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है जिसे कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इतना कहते ही होंग अपनी फायर एनर्जी को और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से रिलीज करने लगता है, जिस वजह से उन सभी एल्डर्स की हालत भी बुरी तरीके से खराब होने लगती है और इसी के साथ में वो बैरियर भी वहाँ पे टूट जाता है। देख करके तो क्राउन प्रिंस की भी फटके चार हो जाती है और वो अपने मन में कहता है कि ये क्या, उसने सिर्फ एक ही झटके में इसे चकनाचूर कर दिया, मगर आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर ये बाइंडिंग फॉर्मेशन इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है? वो डिमोनिक मास्टर भी हैरान होते हुए कहता है क्राउन प्रिंस, हमने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं
किया था कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के पीक मास्टर के पास में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का डिसाइपल भी होगा और इसकी ये टेक्निक्स भी सेलेस्टियल टायर से ऊपर की है, वरना इस बात का तो कोई चांस ही नहीं बनता कि वो इस फॉर्मेशन को तोड़ पाती। तो उस मास्टर की बात सुन क्राउन प्रिंस गुस्से में अपने मन में कहता है कि मूर्ख बुद्धो, मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी इस काम में मदद करोगे ताकि मैं तुम्हारी मदद से मास्टर के लिए कुछ पुण्य कमा पाऊं। ये सब सोचते हुए फिर होंग को इतना ज्यादा भड़कते हुए देख करके क्राउन प्रिंस उससे कहता है, इमोर्टल लेडी पहले थोड़ा शांत हो जाइए और क्यों ना हम इस सब मैटर को पहले बात करके सुलझाएं, और तुम्हारी इतनी ज्यादा कल्टीवेशन के साथ में तो तुम मेरे मास्टर के साथ में मिल करके तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल लिमिटलेस बन जाएगा। तो इधर होंग तो गुस्से में कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, अभी के अभी यहाँ पे तेरी मरने की इच्छा को पूरा कर देता हूँ। तो कहते ही होंग अपनी फायर एनर्जी को फिर से चार्ज करते हुए क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से होंग की फायर एनर्जी चारों ओर से क्राउन प्रिंस को जलाने लगती है और क्राउन प्रिंस दर्द में चिल्लाने लगता है। तो अब क्राउन प्रिंस की इस हालत को देख करके जुलियन भी कहता है कि हाँ, तुम सच में कितने ज्यादा बेवकूफ हो और तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि आखिर किसी के गुस्से को कैसे भड़काया जाए। इसके बाद फिर जुलियन होंग को शांत कराते हुए कहता है कि अब बस बहुत हो गया, उस बंदे को अभी मत मारो क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल करने हैं। तो फिर जुलियन की बात सुनने के बाद होंग एक चुटकी बजाता है। होंग के चुटकी बजाते ही क्राउन प्रिंस को घेर रही सारी आग उसके ऊपर से हट जाती है। इसके बाद फिर जुलियन क्राउन प्रिंस से पूछता है कि सबसे पहले मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है और क्या तुम्हारे पास में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर को भी अपनी सेवा में लगा पाने की एबिलिटी है। क्राउन प्रिंस बताता है कि मेरे मास्टर सेंट्रल डोमेन के फॉर्मल इमोर्टल है, जो कि तुम्हारी इस छोटी सी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की कल्टीवेशन से कहीं गुना ज्यादा ऊपर है। तुम्हें अभी के भी उनके सामने अपनी हार मान लेनी चाहिए, ना अगर एक बार मेरे मास्टर यहाँ पे आ गए तो फिर तो तुम्हें तुम्हारी मौत भी तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। तो जुलियन कहता है कि क्या कहा, मैं सबमिट कर दूं? इस चीज का तो कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि आखिर कब तक तुम्हारा मास्टर छुप के बैठा रहेगा और मैं अपनी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी हर एक गिनती के साथ में तुम्हारा एक बंदा मरता रहेगा। इसी के साथ फिर जुलियन 1 कहता है और इसी के साथ ही एक बंदे के सिर को फोड़ के उसे वहीं पर मार डालता है। जो देख करके तो उस बंदे का मास्टर भी घबराते हुए कहता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बंदा भी एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर है। अगर आखिर वेस्टर्नलैंड के एक सेक्ट के पास में 2 डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स कैसे हो सकते हैं। इसी के साथ में फिर जुलियन 2 कहते ही उस बंदे को भी अपनी उंगली का इशारा करते ही मार देता है। जिसके बाद फिर जुलियन 3, 4 और 5 कह के एक एक करके उन 5 इवल एल्डर्स को वहाँ पे मार डालता है। फिर क्राउन प्रिंस को मारने के लिए उसकी ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि और अब बस तुम रह गए हो। देख करके तो क्राउन प्रिंस भी घबराते हुए कहता है कि रुको रुको 1 मिनट रुको, मगर तभी इसी के साथ में हमें आसमान में चांद की ओर दिखाया जाता है। इसका की कलर इवली क्रिम्सन रेड हो गया होता है और तभी आसमान से जमीन पर एक खतरनाक रेड कलर की रोशनी गिरती है। देख करके तो वहाँ पे आ रही एम्परर की बेटी प्रिंसेस अपने फादर से कहती है, फादर वहाँ देखिए वो क्या है, तो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग ब्लडी लाइट है। उसे देख करके तो एम्परर भी अपनी साथियों से कहते हैं कि चलो जल्दी से वहाँ पे जाकर के चेक करते हैं और मैं ये होप करता हूँ कि इमोर्टल्स अभी बिल्कुल ठीक हो। इधर दूसरी ओर आसमान से गिरते उस ऑरे को देखने के बाद में होंग भी कहता है कि ये ऑरा बिल्कुल फेमिलियर है, जैसा कि मैंने सोचा ये वही है। लेकिन फिर भी भले ही वो ये जुलियन को दबा सकता है, मगर फिर भी उसका दोबारा सामना करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। इधर अपने मास्टर को आता हुआ देख करके प्रिंस तो जोर जोरों से हंसते हुए कहता है फाइनली मेरे मास्टर आ ही गए और तुम सभी लोग यहाँ पे बुरी तरीके से मारे जाने वाले हो।